नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विश्व मोहन। गोल्ड इस जंक्चर पर खड़ा है जहां से किसी भी तरफ का मूव आ सकता है, बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी। इतनी लंबी रैली के बाद भी तेजी के ढेरों फैक्टर्स अभी भी बाजार में मौजूद है, लेकिन गिरावट के जो फैक्टर्स हैं वो चंद हैं। ऐसा क्यों है? इन सभी फैक्टर्स को समझकर अगर आप सोना खरीदेंगे तो आपके लिए रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होंगे, यानी आपको मिलेगा स्वर्ण विजय। यही हमारे शो का नाम भी है, स्वर्ण विजय। कैसे अपने ग्रीड को कंट्रोल करें और टाइमिंग परफेक्ट रखें और फिर सही स्ट्रेटजी के साथ एंट्री करें। और इसके लिए हमने 3 एक्सपर्ट्स आज आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपकी टाइमिंग बनाने में मदद करने वाले हैं। आपको कब फ्रंट फुट पर खेलना है, कब बैक फुट पर खेलना है, और इस बाजार में आपको बाउंसर, शॉर्ट पिच और फुल टॉस जैसे लुभावने बॉल्स भी मिलेंगे। आपको फंसना नहीं है। फाइनेंशियल लाइफ में धीरज बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पेशेंस बहुत मायने रखता है। तो चलिए अपने मेहमानों से सबसे पहले परिचय करवा देता हूँ जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मनोज झा हैं, एमडी हैं, कामाख्या ज्वेल्स के ज्वेलर हैं। महेंद्र लुनिया है, फाउंडर हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और साथ ही नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से। इनका करीब 2 दशक का इनका अनुभव है। बुलियन मार्केट को ट्रैक करते हैं, रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि कब आपको गोल्ड में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, और आने वाले समय में किस तरह का इस मार्केट का परफॉर्मेंस रह सकता है। लेकिन चलिए इनसे बातचीत शुरू करें। उससे पहले हम गोल्ड के बारे में बता दें कि गोल्ड में अभी तेजी के क्या ऐसे फैक्टर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों बाजार में सोने में तेजी जारी रहेगी, इसके पीछे क्या वजह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और क्या वो वजह है वो भी आपको बता देता हूं। ग्लोबल राजनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड वॉर, हर कोई अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। ग्लोबल स्लोडाउन, जिस तरह की चिंताएं हैं उसका सीधा असर ग्लोबल ग्रोथ पर पड़ता है। सेंट्रल बैंक्स के रुख में नरमी है, यानी जो ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई। दुनिया भर के जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो ईसीबी हो, यूएस फेड हो, और अब तो आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कटौती के संकेत दे दिए हैं। उनका स्टांस भी न्यूट्रल हो चुका है। रुपया, घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो रुपयों में कमजोरी है, वो भी गोल्ड के लिए एक तेजी का फैक्टर होता है। हेजिंग डिमांड अभी भी गोल्ड की बेहतर दिख रही है। साथ ही सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, हालांकि कुछ देशों के सेंट्रल बैंक्स ने भले ही ब्रेक लगाया है, लेकिन ज्यादातर देश अभी भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही गोल्ड में जो स्पेकुलेटर्स हैं उनकी लॉन्ग पोजीशन, तेजी की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा घरेलू बाजार में देखें तो शादियों की मांग, त्योहारी मांग, जिस तरह के मॉनसून थे उससे यहाँ पर रूरल डिमांड भी काफ़ी बेहतर लग रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोने में निवेश का मौका है? बड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ को लेकर चिंता है, त्योहारी और शादियों की मांग तो है, लेकिन अचानक जो आने वाली दिक्कतें हैं, जो रह रहकर बड़ी दिक्कतें होती है, कभी वॉर जैसी स्थिति होती है, कभी कोविड जैसी, तो ऐसे में आपसे इससे ग्रोथ पर काफ़ी असर होता है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है अमेरिकी चुनाव, जिसमें मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। अब सवाल है कि सोने में नरमी क्यों आ सकती है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर और बॉन्ड यील्ड जहां पर मजबूती दिख रही है। मजबूत इकोनॉमिक नंबर्स अभी भी आ रहे हैं। चाइना में लगातार रिवाइवल की कोशिश हो रही है। यूएस के जो नंबर्स हैं वो अभी भी बेहतर दिख रहे हैं, वहां अभी भी स्लो डाउन की स्थिति नहीं दिख रही है। ईटीएफ से अगर आप देखें तो निकासी दिख रही है। साथ ही ग्लोबल तनाव कम होने पर और नरमी आ सकती है। और लंबे समय से गोल्ड में जो रैली चल रही है उस पर कभी ना कभी तो ब्रेक लगेगा। कब तक ये प्रीमियम गोल्ड खाएगा? तो ये दोनों तरह के फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है यही आज हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नवनीत जी, क्या लग रहा है आपको गोल्ड की मौजूदा चाल, जो मौजूदा लेवल है उसे आप कैसे देख रहे हैं? आपकी गोल्ड में की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होनी चाहिए वो आपके लिए क्या है? कैसे आप इसको गेज करते हैं, कैसे देखते हैं इस मार्केट को? अब विश्वमोहन जी, इस साल के शुरुआत से ही हमने एक तेजी का रुख गोल्ड के प्राइसेस में आते हुए देखा है और करीब करीब 32%, 33% के ऊपर का ईयर टू डेट गेन्स हम ऑलरेडी प्राइसिंग में देख चुके हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े से सबड्यूड है, लार्जली बिकॉज एक इंपोर्ट ड्यूटी कट यहाँ पर देखने मिला है। बट काफी सारे फैक्टर्स हैं जो साल के शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि फेड की ब्याज दर कट करेंगे और किस स्पीड में करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज ब्याज दर कट करेंगे वो तो एक नॉन फैक्टर था,
बट 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट कितना होगा और किस स्पीड में होगा, ये एक अननोन फैक्टर था और साल करीब 9 महीने निकल गए, उसके बाद एक फर्स्ट कट हमने लास्ट कुछ दिनों पहले आते हुए देखा है। उसके साथ-साथ 2 से 3 जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मार्केट में हावी हो रहे थे, वो कहीं न कहीं निचले लेवल से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और चाइना का सेंट्रल बैंक बाइंग और बाकी सारे देशों का सेंट्रल बैंक जो बाइंग कर रहा था गोल्ड, वो तीसरा बड़ा फैक्टर था जो गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। हालाँकि इन फैक्टर्स में से अगर अब देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स का बाइंग चाइना की तरफ से तो रुक चुका है, लास्ट 2-3 महीनों में कोई खास इम्पोर्ट डिलीवर नहीं हुआ है। इंडियन इम्पोर्ट भी कुछ खास नहीं है लास्ट 2-3 महीनों से एंड इसके साथ-साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी ये करंट मौजूदा भाव $2600-2700 पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है गोल्ड बाय करने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉज़ अगले 2-3 महीने आपको देखने मिल सकता है। जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो किस तरह से ब्याज दरें कट होगी, फेड की ब्याज दर का स्टांस क्या रहेगा, वो भी अब मार्केट ने कई हद तक डिस्काउंट कर लिया कि 50 बेसिस पॉइंट तो हो गया, बट इसके आगे जभी भी कट होगा तो इट इज़ नॉट गिवन कि ये किस स्पीड में होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू हो गया तो अब नेक्स्ट हर मीटिंग में 50 से 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब देखने वाली बात ये है कि स्टांस फेड का किस तरह से रहता है और आगे आने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाते हैं, कितना कट कर पाएँगे। एंड तीसरा जो बड़ा फैक्टर है जो कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, इज़राइल हमास का वॉर हो गया या जब बाकी दूसरे 2-3 वॉर चल रहे हैं, वो करीब-करीब $2500 से $2700 तक का एक रिस्क प्रीमियम गोल्ड के प्राइसेस में बिल्ड होता हुआ हमको नज़र आया। तो ये तीनों फैक्टर्स को अगर मैं देखूँ तो कुछ हद तक ये ऑलरेडी प्ले ऑफ हो चुके हैं एंड काफ़ी हद तक प्राइस में बिल्ट इन हो चुके हैं एंड अगले 2, 4, 6 महीने के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत बहुत मेजर तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि प्राइसेज़ यहाँ पे रहे या यहाँ से 5-7% नीचे आ जाए। बट इंक्रीमेंटली अगर किसी को गोल्ड बाय करना है तो वेट करना चाहिए। आपको यहाँ से बेटर एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से एक 5 से 7% का करेक्शन वारंटेड है जो आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने मिल सकता है। % का करेक्शन आप बात कर रहे हैं, तो कितने महीनों में कोई टाइम फ्रेम होगा? क्योंकि हम त्योहारी सीजन में हैं, शादियों का सीजन भी है, तो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, तो वो अगर 5-7% अगर उनको टाइम फ्रेम बता दीजिएगा तो उनको वो वेट कर सकते हैं। जी, हम एक वॉर के टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं बिस्मोहन जी और जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती कि दोनों पार्टी रिसीड होने लग गया है, कोई समझौता हो गया, तब तक ये कहना डिफिकल्ट है। बिकॉज़ अगर आज का सत्र ही देख लीजिए तो 2 दिन पहले तो 1000 पॉइंट की गिरावट आई थी और लास्ट 2 दिन में वापस 800 से 900 पॉइंट की फिर बढ़त हमने प्राइसेज़ में देख लिया। तो ये कहना डिफिकल्ट है कि कितना टाइम फ्रेम में रहेगा, बट मुझे लगता है कि बेटर एंट्री मिलेगी निवेशकों को लेने के लिए, जिनके घर में शादी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा करंट मौजूदा भाव पे। बट अगर कोई पोस्टपोन कर सकता है अपना परचेज़ तो डेफिनिटली वेट करना चाहिए। तो आपको वेट करना, अगर जिनके पास वक्त दे सकते हैं थोड़ा, हालांकि कभी भी टाइम करना किसी भी मार्केट में किसी भी सिक्योरिटीज़ को कि इस वक्त में गोल्ड इतना हो जाएगा, ये किसी भी एक्सपर्ट के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, तमाम तरह के फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, सिर्फ घरेलू डिमांड और सिर्फ एक या दो खबरें काम नहीं करती हैं। चलिए अब मनोज जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। गोल्ड अपने इंडियन कल्चर में एक ख़ास जगह रखता है, चाहे वो वेडिंग के लिए हो, त्योहारों के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो, और हम त्योहारी सीज़न में भी है और इस दौरान आमतौर पे जो डिमांड होती है वो ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप क्या लग रहा है आपको इसका इम्पैक्ट, इस डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पर और नियर टर्म में क्या दिख सकता है? नमस्कार नमस्कार सर। सर। देखिए पिछले 1-2 महीने से तो डिमांड काफ़ी म्यूटेड थी और कोई ख़ास कहीं डिमांड देखने को नहीं मिला। लेकिन जब से ये नवरात्रि का दिन स्टार्ट हुआ, तब से जो शादियों के लिए लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं या उसके लिए 2-3 जगह जाते हैं, पूछताछ करते हैं, नई डिज़ाइनें देखते हैं, वो उसकी शुरुआत हो गई है। यानी कि कहीं न कहीं जो शादियों की खरीदारी होती है, उसके लिए ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं क्योंकि सामने अब शादियों का सीज़न है। तो लेकिन सरप्राइज़िंगली एक बात है कि जब ये नवरात्रि शुरू हुआ तो जितने भी दुकानें हैं, वहाँ जो हाई एंड है, हाई एंड मेरा कहने का मतलब जिसका वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की थोड़ी-सी सुगबुगाहट आई है, थोड़ी खरीदारी भी हुई है, उस तरह का ज्वेलरी भी देख रहे हैं लोग, जो 2 लाख या उससे प्लस वाले ज्वेलरी हैं। लेकिन जो लाइट वेट की ज्वेलरी हैं, जो नॉर्मल ऐसे ही लोग खरीदते हैं लेने-देने के लिए या फिर ऐसे ही अपने शौक के लिए खरीदते हैं। तो उस तरह की ग्राहकी अभी भी बहुत ख़ास नहीं निकली है, लेकिन शादियों की ग्राहकी ऑलरेडी निकल चुकी है।
लेकिन एक चीज है, नहीं कुछ से कुछ भला, अभी अच्छी खरीदारी शुरू हो गई है बड़े आइटम की, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये पिकअप करेगा। और जैसा कि हमारे दूसरे सदस्य ने बोला है कि जिनकी शादियां हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, तो उनको तो खरीदारी करनी ही है, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन लास्ट 2 महीने में काफी म्यूटेड था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से चूंकि शादियां हैं, सभी त्योहार हैं, तो यहाँ से खरीदारी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये कहीं आपको मिड ऑफ दिसंबर तक चलता हुआ नजर आएगा। मनोज जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आमतौर पे ज्वेलर से जितने भी ज़्यादातर ज्वेलर्स हमेशा बोलते हैं नहीं डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन एक्सपर्ट्स के तौर पर वो कहते हैं कि भाव अचानक से बढ़ गए, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद तो घटने के बाद तो उनकी डिमांड बढ़ी थी, लेकिन अब वापस से अब डिमांड कम होती जा रही है। आप क्या सेंस कर रहे हैं? क्या वाकई जो अचानक से फिर से तेज़ी आ गई है, फिर से हम प्री इंपोर्ट ड्यूटी कटौती का जो एरा था उसके ऊपर भाव आ गए हैं, उसका डिमांड पर असर हो रहा है? और इस त्योहारी सीजन भी, पूरे सीजन पर भी असर रहेगा इसका? कभी भी जब गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ जाता है तब, या गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा घटने लगती है तब, वॉलेटाइल जब भी होता है तब ग्राहकी को एक म्यूट मिल जाता है। तब ग्राहक आपको बाजार में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो नीचे गिरने लगता है तो लोगों को लगता है और भी गोल्ड नीचे आएगा, और जब ऊपर चला जाता है तो लोगों को लगता है यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, करेक्शन आएगी। तो गोल्ड की खरीदारी मैक्सिमम तब होता है जब स्टेबल मार्केट होता है, पॉज सा रहता है। तो अभी इतनी वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा तो डिमांड पे इम्पैक्ट जरूर रहता है, और अभी यूएस इलेक्शन है सामने, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे, वॉलेटिलिटी रहेगी, और लास्ट ईयर से थोड़ा नरम ही आपको वेट वाइज जो है थोड़ा डिमांड में दिखेगा। लेकिन लास्ट के क्वार्टर से आपको ये क्वार्टर डेफिनेटली बेटर दिखेगा, और अब खरीदारी थोड़ी अच्छी दिखेगी आपको, क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने, हमारी जो 50% खरीदारी होती है वो शादियों की वजह से होती है। वेडिंग इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता है, उसके बाद ही फेस्टिवल और दूसरे चीजें आते हैं। तो वेडिंग सामने स्ट्रांग है, लोगों को जिनको खरीदना है और ज्वेलरी देना है वो देना ही है, चाहे कुछ भी भाव हो जाए। तो आगे रहेगा, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा नरम दिख सकता है आपको। ये सेम क्वार्टर में के मुकाबले नरमी ज़रूर दिख सकती है। हालांकि पिछला जो क्वार्टर से अगर Q1Q अगर तुलना करेंगे तो उस तरह की यहाँ पर तेज़ी इसलिए दिखेगी क्योंकि वो त्योहारी सीज़न नहीं था, इसलिए वहाँ पर अभी तेज़ी दिखेगी। लेकिन पिछले साल के इसी दौरान की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी दिख सकती है। अब आप बताइए मनोज जी, एक सवाल, अगर किसी को खरीदना है शादी के लिए, रुकना चाहिए? आपको कब तक लग रहा है कि भाव नीचे आ जाएंगे और कितनी गिरावट की संभावना आपको लग रही है? और कुछ टाइम फ्रेम अगर आप कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, तो वो भी बता दीजिए। देखिए, शादियों के लिए जिसको खरीदारी करनी है उसको तो कोई भी हालत में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये जियो पॉलिटिकल टेंशन कुछ और बड़े लेवल पे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो गोल्ड यहाँ से काफी आपको और 5-7% जंप करता हुआ नजर आएगा, जिसके चांसेस अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये जियो पॉलिटिकल टेंशन का कुछ कहते नहीं है, कुछ नया किसी ने बम फोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो वापस एक टेम्पररी ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन और शादियां जो है वो करीब करीब मुझे अभी आगे 15 दिसंबर तक दिख रही हैं। तो 15 दिसंबर तक जब शादियां हैं तो अभी तो यूएस इलेक्शन का दौर चलेगा, तो अभी गोल्ड में ऊपर नीचे होगा। तो जिसको शादियों के लिए खरीदना है तो वो इसी भाव में खरीद ले, क्योंकि उनको हो सकता है कि इसके ऊपर का भी भाव देखने को मिल जाए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में के लिए खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा रुक सकते हैं, यहाँ से 5-7% आपको नीचे में खरीदारी एंट्री करने को मिलेगा। के साथ महेंद्र लुनिया जी भी हैं, फाउंडर हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। महेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि ऑनलाइन गोल्ड परचेजेस को लेकर किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं अभी? देखो, ऑनलाइन पे जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा यहाँ पे, तो वो शादी का या तो फिर आपका बाकी कोई चीजें नहीं देखता है लेने देने की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर यहाँ पे आता है या तो फिर इन्वेस्टर आता है। और क्योंकि अभी ग्लोबल इतने सिचुएशन खराब है, ना सिर्फ ग्लोबल, बाकी अगर घरेलू भी बात करें अपन, तो यहाँ पे सिचुएशन काफी खराब है, तो इन्वेस्टमेंट बन रहा है और बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। रही बात अगर अपन ये देखते हैं कि शादी के मौके के कारण कुछ चीजें हुई है क्या, इसमें ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर आप देखो कि शादियां तकरीबन इस साल में, इस सीजन में तकरीबन 40 से 45 लाख शादियां होने जा रही है,
और इनकी खरीदारी या तो फिर इनकी खरीदारी के बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो अभी डिलीवर कर रहे हैं हमारे भाई साहब मनोज जैसे, या तो फिर कोई भी ज्वेलर्स यहाँ पर से डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं मैं, तो प्रॉपरली लोग इन्वेस्टमेंट अभी भी कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में से कुछ एक अमाउंट निकला है, यानी कि बाहर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो फिजिकल में लेके रख रहे हैं। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की अगर बात करो आप, ये आंकड़े अगर आप देखोगे तो तकरीबन 10 से 12% नीचे आए हुए थे पिछले महीने, और वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में तो आए नहीं, मार्केट में भी तो नीचे जा रहा है, तो वो गोल्ड में जा रहा है। तो यहाँ पर से मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई चीजें हुई है इन्वेस्टमेंट में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में लोगों का ध्यान अभी बढ़ रहा है, जो डिजिटली एक अच्छी ग्रोथ देगा। कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, आप क्या रेंज देख रहे हैं गोल्ड को आने वाले समय में? किस रेंज में सोना रह सकता है महेंद्र जी? विषय मुझे, अगर आपको याद होगा, अपन ने 1-1.5 साल पहले बात करी थी, 50-52 का हजार का रेट था। तब भी हमने बात करी थी कि बहुत जल्द आपको गोल्ड का रेट 80,000 तक जाते हुए दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि ये अभी थमने वाला है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी बढ़ा हुआ है। बाहर के देशों में भी इशू काफी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण सोने के भाव मुझे नहीं लगते कि यहाँ पर से आपको कम आएंगे। लेकिन यस, एक स्पाइक बहुत अच्छी जल्दी से आएगा, जो 80,000 का रेट टच करने की संभावना बताएगा। मुझे नहीं लगता अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है या गोल्ड लेना है तो उसके लिए रुकना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमान बने रहिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आप लोगों के टारगेट भी पूछेंगे कि गोल्ड में और सिल्वर में आप लोगों के टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, साथ ही शॉपिंग से जुड़े हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम मनोज जी से जानेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वर्ण विजय, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस करें गोल्ड के मार्केट को और आपको बताएं कि गोल्ड का मार्केट आगे कैसा रह सकता है, उसके आधार पर आप अपनी खरीदारी के फैसले लें। नवनीत जी, अब आप बताइए आपका रेंज क्या है और साल अंत तक के लिए आपका टारगेट क्या है, अगले साल के लिए गोल्ड का क्या टारगेट है? विश्वनाथ जी, मुझे लगता है कि अगर 74,000 के नीचे मिले गोल्ड तो यहाँ पे बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 74,000 के नीचे जहां पर भी मिले तो एक एक्यूमुलेट जोन बनता है, और वहां से तेजी जो शुरू होगी वो प्राइसेस को करीब करीब 79 और 81,000 तक ले जा सकती। ये इस साल के एंड के लिए, यानी अगले 3 महीने के लिए मेरे व्यू है कि पहले तो प्राइसेस थोड़े से दबाव में रहेंगे, एंड अगले 6 महीने से 12 महीने का विजन है कि 80-81,000 के आसपास तक प्राइसेस आ जाएंगे। बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रहा हूँ। 3,000 $3,500 के जो मार्केट में टारगेट आ रहे हैं वो फिलहाल मैं विजिबलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे टारगेट्स करीब करीब $2,850 डॉलर टर्म्स में और 81,000 डोमेस्टिक टर्म्स में है। 80,000 रुपए तक आ सकता है, लेकिन खरीदना है, बेहतर रिवॉर्ड चाहिए तो आप वेट भी कर सकते हैं। 74,000 रुपए के नीचे आने पर खरीदारी करें। मनोज जी, आप बताइए, आप गोल्ड के रेंज को किधर जाते देख रहे हैं? आपका नीचे का टारगेट क्या है और ऊपर का क्या रेंज देख रहे हैं आप? सर, अभी टारगेट देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप पूछते हैं तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, कोई मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती है, थोड़े बहुत बढ़ने से नहीं कुछ होगा, बहुत ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ से 5-7% आपको गेन दिख सकता है। लेकिन अगर ईज ऑफ टेंशन या फिर दूसरे भी चीजों में अगर ईज दिखता है आपको, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट कट करना या फिर जो 25 बेसिस पॉइंट से ही हो, ज्यादा से नहीं हो, तो यहाँ से आपको गोल्ड में 5-7% या हो सकता है 10% तक की गिरावट भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। यानी चीज़ें जब भी प्रीमियम खत्म होगा, वॉर खत्म होता है, तो ऐसे में 5 से 10% की गिरावट की भी आशंका यहाँ पर बन रही है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ने पर यहाँ से तेजी भी आपको लग रही है। आप बताइए महेंद्र लुनिया जी, आपका टारगेट क्या है गोल्ड का साल अंत तक के लिए और 2025 के लिए? विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि सोने के दाम जो है यहाँ पर से जरूर 1-2% नीचे आ सकते हैं। मैं नहीं मानता हूँ 5 से 7% नीचे आएंगे, लेकिन इसके बाद गोल्ड का जो रेट है, जैसे हमने पहले भी बात करी, 80,000 तक का रेट आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। और अगर हमें 2025 एंड की बात कर रहा हूं मैं, तो पॉसिबली 1,15,000 रुपए तक के गोल्ड के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 3,000-3,500 तक के रेट
होने की पूरी संभावना क्यों है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं खत्म नहीं होने वाला है अभी। अमेरिकन चुनाव होने के बाद भी उन्होंने जो इतना बड़ा खर्चा करके रखा है, उसे कहीं तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और ये सभी चीज़ें अगर आप देखोगे, तो उसका परिणाम आपको गोल्ड के रेट में आते हुए दिखेगा। क्योंकि कहीं पर भी ये संभावना नहीं नज़र आ रही है कि ये इस्राइल वाला या तो फिर रशिया वाला वॉर खत्म होने वाला है। उल्टा इस्राइल वाला वॉर तो अभी बढ़ रहा है और काफ़ी सारी चिंता अभी बढ़ रही है। काफ़ी सारे देश उसमें कूदने जा रहे हैं। इस चीज़ों को अगर आप देखते हो तो एक स्पाइक ज़रूर आने की संभावना मुझे दिखती है, जो आपको गोल्ड के प्राइसेस 80,000 तो बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर 2025 एंड की बात करता हूँ, तो 1,15,000 तक के रेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, मामूली करेक्शन दिख रहा है, लेकिन 80,000 रुपये तो आपको इस साल ही सोना दिख रहा है और 1 लाख से 1,15,000 अगले साल के अंत तक भी आपको दिखा। हालांकि बड़ा टारगेट दे रहे हैं आप, स्पेकुलेटिव पोजीशन लोग ना बनाएं। आप जब भी खरीदारी करें, टुकड़ों में करें, स्टैगर्ड मैनर में करें, एसआईपी के जरिए करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चांदी की बात करते हैं। चांदी को लेकर नवनीत जी, आपका व्यू क्या बन रहा है? चांदी को लेकर कहा जा रहा है कि काफ़ी लगातार चौथे साल यहाँ पर डेफिसिट की स्थिति है। इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना के साथ साथ भारत में भी बढ़ेगी आगे, और दायरा तो बढ़ ही रहा है। गिफ्टिंग के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी चांदी का ही होता है। दाम में इसका रियल रिफ्लेक्शन कब आएगा? कब बड़ी तेजी की संभावना लग रही है आपको चांदी में आगे? वेल, डिमांड फैक्टर तो काफी ठीक ठाक है। चांदी के लास्ट कुछ महीनों से एक अच्छी डिमांड टिकती हुई दिख रही है और ये फोर्थ सक्सेसिव ईयर है जहां पे हम एक डेफिसिट सिनेरियो देख रहे हैं चांदी में। ना ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार करंट मोमेंटम भी चांदी का साथ दे रहा है और बेस मेटल के साथ साथ चांदी का एक बहुत क्लोज कोरिलेशन है। करीब करीब 80-90% टाइम्स ऐसा होता है जब बेस मेटल मूव करते हैं तो सिल्वर के प्राइसेस भी मूव करते हैं। पिछले 9 महीने में करीब करीब 4 से 5 छोटे-छोटे स्टिमुलस चाइना की तरफ से आ चुके हैं, जो कि चाइना की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए महत्वपूर्ण थे। और लास्ट 4-5 दिन पहले भी ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि एक मैसिव स्टिमुलस चाइना अनाउंस कर सकता है, जो कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से चांदी के प्राइस करीब 94-95 हज़ार से करेक्ट होके 90 हज़ार के नीचे आ गए हैं। मुझे लगता है कि सूनर और लेटर एक मैसिव स्टिमुलस चाइना की तरफ से आएगा, जो कि प्राइसेस का पूरी तरह से रुख बदल देगा। एंड जो हम इतने टाइम से 1 लाख का व्यू का वेट कर रहे थे, वो एक्चुअल में डिलीवर हो जाएगा इस साल के अंत तक। अंडरलाइंग टोन बहुत बुलिश है कंपेयर टू गोल्ड। मुझे लगता है कि चांदी का निवेश इस समय पे बेहतर विकल्प रहेगा, बिकॉज़ इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा बेटर है। तो मैं चांदी के ऊपर मीडियम टर्म अवधि के लिए 1,25,000 का टारगेट मेंटेन करता हूँ और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक आपको 1 लाख रुपए के आसपास का भाव देखने मिल सकता है। तो 1 लाख सालांत तक, सवा साल मीडियम टर्म में, यानी और अगले साल के अंत तक आप मान के चल सकते हैं। 2025 का उनका टारगेट है। आप बताइए मनोज जी, चांदी को लेकर आपका टारगेट क्या है? सर, मैंने पहले भी बोला है, चांदी आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड के सामने। चांदी में आप जहाँ डिफिशिएट देखते हैं, गोल्ड में उल्टा ही मतलब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, तो इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे दिखेगा आपको। टाइम आएगा जो चांदी में आपको काफ़ी बड़ा जंप मिल सकता है प्राइस में और गोल्ड में थोड़ी नरमी दिख सकती है। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना है और चांदी और गोल्ड में अगर उसको ऑप्शन यूज़ करना है, तो चांदी बेटर ऑप्शन है एज़ ए इन्वेस्टमेंट अगले 3-4 सालों के लिए। टेस्ट है चांदी। चांदी में मौके ज़्यादा है अगर आप निवेश के तौर पे इसे देख रहे हैं तो। आप बताइए महेंद्र जी, छोटा जवाब रखिएगा, चांदी को लेकर आपका क्या टारगेट है साल अंत के लिए और अगले साल के लिए? चांदी के लिए मैं यस 1 लाख रुपए का टारगेट दे सकता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिमांड आने की संभावना है। 2025 तक मुझे लगता है कि 1.5 लाख या 1,75,000 के दरमियान रहेगा। 1,75 काफी ऑप्टिमिस्टिक है आप चांदी को लेकर। आखिरी सवाल मनोज जी आपसे होगा, 30 सेकंड में बता दीजिए, त्योहारी सीजन है, कोई खरीदारी करने जाता है तो ऐसे 5 गोल्डन टिप्स बता दीजिए उनको ध्यान रखना चाहिए खरीदते समय। सर, आप जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, अगर वो डायमंड ज्वेलरी है तो सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड भी अच्छे सर्टिफिकेशन सेंटर से होना चाहिए जो वर्ल्ड रेनाउंड हो। प्लस उसमें ये भी आपको देखना चाहिए कि सर्टिफिकेट लोअर क्वालिटी का है कि अपर क्वालिटी का है। उस क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस है कि नहीं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल खरीद रहे हैं कि सीवीडी खरीद रहे हैं, क्या है वो सर्टिफिकेट के ऊपर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हॉलमार्क होना बहुत जरूरी है। आप हॉलमार्किंग वहाँ पे देखिए, वो नंबर आपको जाके अगर वहाँ पे अगर साइट पे जाके डालेंगे तो वो ज्वेलरी का डिटेल भी दिखेगा। हॉलमार्क होनी चाहिए हर हालत में। बिल में आप हमेशा खरीदें और
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी आप ज़रूर जज करें। अगर डायमंड में ईएफ वीवीएस आप खरीद रहे हैं तो वो बेटर क्वालिटी है। अगर नीचे अगर की क्वालिटी आप गिने तो वो जेकेएलएम क्वालिटी वगैरह जो होता है वो नीचे की क्वालिटी है, तो आप प्राइस उसी हिसाब से पे करें। कोई अगर सॉलिटेयर आप खरीद रहे हैं तो ऐसा ही सॉलिटेयर खरीदें जो वर्ल्ड रिनाउंड हो, और जो डायमंड है, डायमंड के ऊपर वो इंस्क्राइब हो, लेजर इंस्क्राइब होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें सेम सर्टिफिकेट 2 होते हैं, 2 और सेम का प्राइस नहीं होता है, उसमें फ्लोरेसेंट होती है जैसी चीज़ें, वो सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। और गोल्ड ज्वेलरी में आप खासकर देखिए कि वो 18 कैरेट है तो 18 कैरेट हॉलमार्क्ड है कि नहीं, 14 कैरेट है तो 14 कैरेट हॉलमार्क्ड है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा। बायबैक गारंटी ज़रूर पूछें आप अपने दुकानदार से। जी, और जी। एक्सचेंज की पॉलिसी अलग होनी चाहिए। एक्सचेंज में कैसा देंगे, बायबैक में, कैश पेमेंट में कैसा देंगे, ये सब चीज़ें जानकारी इनिशियल स्टेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया मनोज जी आपका, महेंद्र लुनिया जी आपका, नवनीत जी आपका। आप लोगों ने हमारे दर्शकों को गाइड किया। और स्वर्ण विजय, हमारा मकसद यही था कि आप जब सोना खरीदने जाए तो आपको पूरी तरह से जानकारी हो कि आगे भाव कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, भाव नीचे में कहाँ तक जा सकता है, ऊपर में कहाँ तक जा सकता है। हालांकि हमने गाइड करने की कोशिश की है, लेकिन आप कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय जरूर लें। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।